करूंगा। ठीक है द्विवेदी जी, आएंगे आपके पास। और प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल रूस में क्या कुछ कहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं, वो प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब रुक कर लेते हमारे खास मेहमान मनन द्विवेदी जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ भी साझा कर रहे हैं। द्विवेदी जी, देखिए, जिस तरीके से पहले के ब्रिक्स की अगर तुलना की जाए तो इस बार ब्रिक्स में क्या कुछ अलग हो सकता है? क्या भारतवासियों की उम्मीद है और किस तरीके से भारत को नई मजबूती मिलेगी और क्या कुछ भारत के लिए पॉजिटिव यहाँ से निकल कर आएगा पिछले बार के ब्रिक्स सम्मेलन के अगर मुकाबला करें इस बार तो? जी बिल्कुल। आप पिछले ब्रिक्स समिट की बात करेंगे तो मैं वो नेहरूवियन ईरा की बात करूंगा। कोई चीफ क्रिटिसिज्म मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, पर पहले भी भारत सोशलिस्ट विचारधारा से इम्पैक्टेड था अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान। और उसके बाद ऑपरेस पीपल ऑफ नेशनैलिटीज की बातचीत हुई, उसमें भी नेहरू जी ने काफी लीड किया। पर उस समय मैं ये कहूंगा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो उस समय भारत, चीन, इजिप्ट और इंडोनेशिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और पंचशील की बातचीत तो की और थर्ड वर्ल्ड और विकासशील देशों के लीडरशिप की बात की, पर जो असली जो रियल सेंस में पावर, प्रोस्पेरिटी और अर्थव्यवस्था की जो ताकत होती है, मिलिट्री ताकत होती है, वो इनमें से किसी भी राष्ट्र के पास ज्यादा नहीं थी, चीन को छोड़कर। पर अब मुझे लगता है कि ब्रिक्स बिल्कुल नया रूप है कि भारत ब्रिक्स का लीडर बनने को उद्यत है और है ही शुरू से। और पिछले 6 महीने से ये बातचीत चल रही है कि किस तरीके से डॉलर को और किस तरीके से जो वेस्टर्न बैंकिंग नेटवर्क है स्विफ्ट को, इसको कमजोर किया जाए और अपनी लोकल करेंसीज की बात की जाए, सप्लाई चेन्स में कैसे सुधार किया जाए। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल कंडीशंस यहाँ पे ब्रिक्स के द्वारा स्टार्ट किए हुए जियो इकोनॉमिक्स को सेकंड शिफ्ट में ले आती है या नेगलेक्ट कर देते हैं जियो इकोनॉमिक्स को, इन सब चीजों पे देखा जाएगा। ठीक है। और जहां तक ब्रिक्स, और जहां एक बात मैं और कहूंगा कि जो इंक्लूजन की बात है कि यहाँ पर और भी राष्ट्र आ गए हैं और नेटो की तरह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और हमको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ब्रिक्स अभी भी एक इनफॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंडर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, इसके शेप को और ज्यादा फॉर्मल नेचर देने की आवश्यकता है।
बिल्कुल ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। समय का थोड़ा अभाव है और फिलहाल शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग और